अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लास्ट टाइम जो है वो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, और आई होप कि आज हमारा ये टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6 पढ़ लें गालिबन। ठीक है ना हम लोग। तो आज ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर देखेंगे इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें मज़ीद कर सकते हैं। तो टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं। today's topic name is center of mass. सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? पहले मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि सेंटर ऑफ मास में डिफाइंड एज, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे नीचे वाली लाइन में आके, कि देयर इज अ पॉइंट इन every object where its whole mass or weight appears to act. This point is called center of mass or center of gravity. ठीक है, ये थी डेफिनेशन। अभी 2 बच्चे और क्लास में एडमिट हुए हैं, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक बच्ची और है, ये भी आ जाए तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं। मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ, इसलिए चंद सेकंड जो है वो आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसी पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ पर उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है वो अपीयर होता है
यानी वहाँ पे एक्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम बना के कि ये एक ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर है, ठीक है। और इसका जो अंदर जो है, इसका जो मास हो, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालने जाएंगे तो उसको हम निकाल सकते हैं इस तरह से कि हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ब्लू ग्रीन कलर से। इसी तरह से अगर मैं कोई गोल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यानी राउंड स्क्वायर के बजाय कोई भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप बनाता हूँ, तो उसका जो भी सेंटर होगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आपके सामने एक गोल चीज़ है, गोल सा सर्किल बना हुआ है, और सर्किल के अंदर ये जो इसका सेंटर है, ये वाली जगह, ये ग्रीन कलर से मैंने बना दी है, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास, या इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद एक ऐसा नुक्ता, ऐसे ऐसी जगह जहाँ पर उसका सारा का सारा वेट या सारा का सारा मास एक्ट हो रहा हो, उस पॉइंट को हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ठीक, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स से मेरा मतलब ये है, जैसे स्क्वायर्स हैं कि ऑल रेगुलर geometrical shaped object has center of gravity at their geometrical center। जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप रखने वाले ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो या सर्किल की शेप में हो या बॉल हो, स्फेयर की शक्ल में हो, तो उनका जो ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर होता है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में भी नजर आ रहा है, एक स्क्वायर बना हुआ और एक सर्किल बना हुआ है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही उनका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है जो जहन में रखने वाली है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये इम्तहान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास इम्तहान में पूछा जाता है। बाकी इसके अंदर एक टॉपिक था कपल, तो ये कपल का एक टॉपिक था, और इसमें मुझे मुझे याद पड़ रहा है कि वो टॉपिक जो है आपके उससे सिलेबस से कैंसिल कर दिया है। तो कपल जो है अब आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो चैप्टर नंबर जो 6 है, इसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। इसमें आप किताब को अगर देख लेंगे तो किताब के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि जो जो टॉपिक्स हमने करा दिए हैं, वो सारे टॉपिक जो थे, जो सिलेबस रिड्यूस होके आया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है।
तो अब हम जो है इस चैप्टर में फर्दर मूव कर रहे हैं चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी चूँकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लिहाजा न्यूमेरिकल्स भी उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आएंगे जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर न्यूमेरिकल इम्तिहान में आ सकता है वो मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे बुक। ठीक है, इसके लिए मुझे ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो 2 मिनट हम इंतज़ार करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 6.1 है। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है, उसके ऊपर जो है 25 न्यूटन की फोर्स क्या हो रही है, लग रही है। ठीक है, इफ मोमेंट आर्म इज़ 2 मीटर, अगर उसका मोमेंट आर्म कितना हो, 2 मीटर हो, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो आप क्या मालूम करें, वैल्यू ऑफ टॉर्क कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6.1। अब हम ये न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल नंबर है 6.1। और न्यूमेरिकल के अंदर जो डाटा में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, सबसे पहले वो ये दिया हुआ है कि द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया आपको। फोर्स कितनी दे दी है, 25 न्यूटन दे दिए। न्यूटन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, इसलिए हमने 25 न्यूटन लिख लिया। ठीक, अब जो है इसके बाद कह रहा है एक्स एक बॉडी के ऊपर लग रही है फोर्स 25 न्यूटन की, जिसके मोमेंट आर्म जो है वो 2 मीटर है। ठीक है ना, तो मोमेंट आर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो दे दिया आपको 2 मीटर। तो अब क्या होगा, जब फोर्स लगेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसका मोमेंट आर्म 2 मीटर होगा तो उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम आके यहाँ पर हम करेंगे टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। टॉर्क कैसे कैलकुलेट होगा, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 25 और ये आ गया है मोमेंट आर्म उसका जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो 25 को 2 से डिवाइड कर ले तो ये मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर। ये बहुत आसान सा और छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके बाद जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 दिया हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 2 को अगर आप देखना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे तो देख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 को देख लें, ये लिखा हुआ है 6.2 में अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर ऑफ 4 मीटर वाइड। दरवाज़ा है वो कितना है, 4 मीटर का है लेंथ में, विड्थ में। उसकी विड्थ जो है 4 मीटर है, विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन। और उसको रोटेट जब करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट होता है और कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स, उसके कितनी आपको मिनिमम फोर्स चाहिए। तो इस सवाल को करने के लिए तो आपको दे रहे हैं कि force is perpendicular force applied perpendicularly on a door 4 मीटर wide। तो जो दरवाजे की चौड़ाई है वो उसका मोमेंट आर्म हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर उसकी विड्थ है। ठीक है, और उसके अंदर जब हम फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो होता है 120 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी आपसे फोर्स मालूम करवा रहे हैं। तो उसके अंदर भी इसको भी सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला यूज़ होगा
कि टॉर्क बराबर होता है एफ इंटू डी के। तो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 120, फोर्स दिया हुआ है आपको मालूम करना है, और विड्थ आपको दे दी है 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, 120 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। रिक्वायर्ड फोर्स जो होगी वो कितनी न्यूटन की होगी, 30 न्यूटन की होगी, जिसको आप अप्लाई करके इसे मूव करवा सकते हैं। लारेब अली जी पूछ लें, लारेब आप सवाल पूछ लें। जी मैंने इसमें जो है आपका माइक खोल दिए, अब आप बात कर सकते हैं, लारेब आप बात कर सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। नहीं स्क्रीन तो सबको आ रही है, मैंने शेयर कराई हुई है। नहीं, आप शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। एक सेकंड, ये पिन हुई है स्क्रीन, आप खुर्रम महमूद जिस नाम से मैं आया हूँ आप उस पर आ जाइए। तो ये हमने जो है न्यूमेरिकल किया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6.6 है और न्यूमेरिकल नंबर 2 है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो टॉपिक दिया हुआ है कपल का, और कपल आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया है, इसलिए हम न्यूमेरिकल नंबर 3 नहीं करेंगे, ठीक है। यही दो न्यूमेरिकल हैं जो हम करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल जो मैंने कराया है 6.2 कराया आपको। अच्छा, इसके बाद इसमें मैं देखता हूँ कि हमको कोई अगर न्यूमेरिकल ऐसा मिल जाता है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। जी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए आपकी किताब में ही दिया हुआ है न्यूमेरिकल, ये एग्जाम्पल दी हुई है। कैलकुलेट दी टॉर्क, कैलकुलेट करें टॉर्क को प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, ऑन द बीम अरेंज एज शोन इन फिगर 6.6। तो आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये एक दीवार के साथ एक रॉड को जोड़ा गया है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। तो ये जो लेंथ है रॉड की, ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसका कहलाएगा फोर्स आर्म या मोमेंट आर्म। और यहाँ पर रॉड के ऊपर जो है एक फोर्स अप्लाई हो रही है, कितनी, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, जहाँ पेन रखा हुआ है मैंने, ठीक है। और इस फोर्स के लगने की वजह से रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है रॉड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। उस टर्निंग इफेक्ट को मालूम करने के लिए यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है। मोमेंट आर्म आपको 5 मीटर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको 14 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ये चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए उसको हम नेगेटिव में लेंगे। टॉर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू डी, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होगा 20 न्यूटन के आगे आपके पास माइनस में टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो ये बुक का सवाल था जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब आपकी जो क्लास का टाइम है वो तकरीबन यहाँ पे एंड पर है, 2 मिनट्स का टाइम रह गया, 2-2.5 मिनट। तो आज हमने जो पढ़ा है उसके अंदर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो ये दिया हुआ है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर आपकी किताब में जो डायग्राम दी है उन्होंने, आप अपनी किताब को भी देख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए ये डायग्राम दी हुई, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपको दिखाया गया है कि ये नॉन रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको आप डिफरेंट तरीके से ज्योमेट्रिकल मेथड से आप मालूम करते हैं। लेकिन जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए आपको उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पता होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद अली जई जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहम्मद अली जई।